हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मैं आपको बता देता हूं मास एंड वेट क्या होता है। ठीक है, ये आपको विजिबल है? विजिबल है? यस सर। यस सर। ओके। एक्सक्यूज मी सर, लैपटॉप मेरा नीचे रखा है, ये आई कांटेक्ट में कैमरे की तरफ नहीं रख रहा, आपको देखना उधर। देखो मास और वेट क्या है। मास मैंने क्या बताया था कि पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट बाय द बॉडी, पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट, पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट मतलब कि मैटर कितना है एग्जैक्टली ये कौन बताएगा? मास। इसकी यूनिट हम सभी लोग जानते हैं क्या होती है, किलोग्राम। यूनिट होती है इसकी किलोग्राम। ठीक है। वेट क्या है? वेट क्या है? ये है फोर्स, ये है फोर्स जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट को खींचता है अपनी ओर। जैसे अर्थ है, तो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जिस भी फोर्स से खींचेगी दैट इज कॉल्ड वेट। तो वेट क्या है? वेट है एक फोर्स है, इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स ऑफर्ड बाय अर्थ। ये फोर्स है जो अर्थ लगाती है, फोर्स ऑफर्ड बाय अर्थ बाय विच बॉडी अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ, अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स अर्थ। अब इन सब चीजों की डेफिनेशन लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, ठीक है, पर आप ये समझ लो इट इज बेसिकली अ फोर्स। इसकी यूनिट जो होगी वो यूनिट होगी न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मास इनटू ग्रेविटी, m इनटू जी। ये वेट होता है, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी। वेट एक फोर्स है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसमें एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है क्या? डायरेक्शन। तो वेट का मैग्नीट्यूड होता है मास इनटू ग्रेविटी। मास की यूनिट किलोग्राम होगी, ग्रेविटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम कंबाइंड बोलते हैं न्यूटन। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जब भी कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर हो तो वो न्यूटन से आती है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज जो होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। अब हम लोग जो अपना वजन नापते हैं तो हम बोलते हैं किलोग्राम में, बट बेसिकली हम लोग नापते वेट है अपना। वेइंग मशीन में हम लोग जाते हैं और यूनिट न्यूटन ना बताने के बजाय हम लोग किलोग्राम बताते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आ गया। वेइंग मशीन में आप वजन नापते हो और वजन नापने के बाद उसको आप किलोग्राम में बताते हो, न्यूटन में नहीं बताते। इस सिस्टम को बोलते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि जो ये जी की वैल्यू है वो हटा देगा कौन? वो मशीन ऑटोमेटिकली जी की वैल्यू हटा देगा, तो वो कैलिब्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो आप जब वेइंग मशीन में जाते हो तो बेसिकली आपका मास मेजर होता है। अब आप क्या बोलते हो कि हमारा वेट मान लो अर्थ में कितना है। अभी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, नए नए क्वेश्चंस बन के आएंगे सामने। वंस अगेन, अब कुछ क्वेश्चन बन के आते हैं सामने कि जैसे मान लो आपका वेट अर्थ में कितना है। आपका वेट अर्थ में कितना है? सपोज वेट ऑन अर्थ वो दिया है सपोज 100 किलोग्राम। ये तो मास हो गया बेसिकली। तो वेट ऑन अर्थ जब बोला जाए तो फिजिक्स की लैंग्वेज में आप उसको न्यूटन में बोलोगे, पर अगर कहीं किलोग्राम में बोल दिया है वो धोखे से इन द सेंस कि वो एक जनरल लेमैन लैंग्वेज में बोल दिया है कि किसी इंसान का वेट है 100 किलोग्राम अर्थ में,
तो वेट नहीं है कायदे से, ये मास है। ये हमें अपने आप समझ जाना है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि किलोग्राम में वेट नहीं हो सकता। तो वो एक लेमैन लैंग्वेज में बोल दिया है कि वेट ऑन अर्थ 100 किलोग्राम। तो वही अगर पूछा जाए वेट ऑन मून क्या होगा, वेट ऑन मून कितना होगा इसी हिसाब से, या कि मास ऑन मून, चलो वेट को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं मास से, ठीक है, वेट तुम वर्ड में कंफ्यूज हो, मास ही बोल देता हूं। मास ऑन मून कितना होगा, एनीवन ऑफ यू? 6 से डिवाइड हो जाएगा। 1/6 of Earth. 1/6 of Earth. 1/6 of Earth. 50/3. मास चेंज नहीं होता, मोमेंटम ही 16.6. रहेगा। मास कभी चेंज नहीं होता। क्या पार्टिकल्स घट जाएंगे क्या वहां, क्या मटेरियल आधा हो जाएगा क्या, नहीं। वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो अर्थ में है उतने ही पार्टिकल्स रहेंगे, मून में उतने ही पार्टिकल स्पेस में। मास ऑन स्पेस, अगर किसी स्पेस में आप चले जाओ वो भी 100 केजी रहेगा। मास चेंज नहीं होता जब तक कि उसको कट ना किया जाए, तोड़ा ना जाए, कई पार्ट में बांट ना दिया जाए, तब तक मास चेंज नहीं होता। और मास की वैल्यू बेसिकली वेरी करती है स्पीड से। ये स्पीड का रिलेशन दिया था 1 - v² डिवाइड बाय c²। ये आइंस्टाइन की एक थ्योरी है, उसके Sir, हिसाब से video मास clear चेंज होता नहीं है है। स्पीड के साथ, बट कम स्पीड में चेंज नहीं होता। तो हमारे अर्थ में हम लोग जो मोशन कर सकते हैं, या फिर जो बॉडीज है हमारे यहाँ, जो मेजरेबल बॉडीज हैं, जैसे 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम की बॉडीज हैं, इनका इतना ज्यादा वेलोसिटी नहीं हो सकती, जिस वजह से उनके मास में फर्क आने लगे। तो हम लोग इसीलिए अभी तक ये आपको नहीं बताया गया कभी कि मास चेंज, स्पीड के साथ मास चेंज होता है, ये बात नहीं बताई गई। तो अभी आप मान लो कि स्पीड के साथ मास चेंज नहीं हो रहा फिलहाल, तो मास चेंज नहीं होता, स्पेस में कहीं भी चले जाओ मास चेंज नहीं होता। ये लिख लो, मास नेवर चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। प्लेस के हिसाब से मास चेंज नहीं होता। हाँ, वेट चेंज होगा। अब वेट की बात करो, वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी। अब मैंने बोला वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ, और इस बार मैंने यूनिट दे दिया 1000 न्यूटन। तो अब आप समझ जाओगे कि ये वेट है, क्योंकि न्यूटन में दिया ना। तो अगर न्यूटन में दिया है तो ये बदलेगा स्पेस के साथ। तो वेट ऑन वैक्यूम मतलब स्पेस क्या हो जाएगा, वेट ऑन मून कितना हो जाएगा, बात सही है, 1/6 होता है। तो 1000 डिवाइड बाय 6 न्यूटन। किसी को इसमें डाउट है, किसी को पता नहीं, जिसे अगर पता नहीं है तो मुझसे पूछ लो, बता दूं एक बार। ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ में जो होती है उससे मून की ग्रेविटी जो होती है वो 6 टाइम्स होती है, ठीक है ना, 6 इंटू ग्रेविटी इन द मून। या फिर दूसरे शब्दों में मून की ग्रेविटी जो है वो अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 होती है। तो वेट बदलेगा बच्चों, वेट हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 6। वेट ऑन स्पेस क्या हो जाएगा, बोलो। स्पेस का मतलब कि कुछ नहीं है वहां पे। वेट ऑन स्पेस क्या होगा, फटाफट बोलो। आर यू कनेक्टेड? Yes, sir. हाँ, तो वेट स्पेस में वेट कितना Yes, होगा बताओ फटाफट। स्पेस में जी की वैल्यू 0 होती है, तो मास इनटू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 0। 0. हाँ, अर्थ में जी की वैल्यू ज्यादा है तो मास इनटू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, मान लो 1000। जी की वैल्यू इससे 1/6 है तो मास सेम है, बट जी की वैल्यू को डिवाइड कराया, मतलब जी की वैल्यू के हिसाब से 1/6 हुआ। ये बस बहुत ही बेसिक सी चीज थी, शायद आप लोगों को क्लियर हो गया हो। तो कभी किलोग्राम में अगर बात करें तो स्पेस के साथ नहीं बदलेगा, न्यूटन में बात करें वो बदलेगा, ठीक है। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, कुछ एग्जांपल्स और सिंपल सिंपल ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब कुछ सिंपल बातें हैं, जैसे मान लो, एज्यूम कर लो कि यहां पे एक कोई प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में कोई एक बॉक्स रखा है,
ये बॉक्स है और ये कोई अर्थ अर्थ है या फिर कोई रफ कोई सरफेस है, ठीक है ना। अब इसका वेट किधर लगेगा और कहां लगेगा, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसका वेट किधर लगेगा, कहां लगेगा। देखो मैंने आपको एक बार बताया था कि जो फोर्स होता है उसमें चार बातें बताना जरूरी होता है। एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा मैंने बताया था डायरेक्शन बताना जरूरी है, तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताना जरूरी है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताना जरूरी, बस तीन ही चीज बता दो सब पता चल जाएगा। चौथा होता है लाइन ऑफ एप्लीकेशन, वो डायरेक्शन से पता चल जाती है। बताओ कहां लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। तो आप बोलोगे सर वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका अगर मास है m, m की वैल्यू मान लो कि 10 किलोग्राम है, इसका वेट हमेशा इसके इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। याद ध्यान देना, सेंटर ऑफ मास पे इसका मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। दो वर्ड्स में क्वाइन कर रहा हूं क्लास 9th में, एक होता है सेंटर ऑफ मास, दूसरा होता है सेंटर ऑफ वेट। तो हमारे अर्थ में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वेट अभी एज्यूम करो कि सेम ही है फिलहाल। तो ये बॉक्स का जो सेंटर होगा उस सेंटर पे वेट लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, इसकी वैल्यू होगी m इंटू जी। m की वैल्यू है 10 और g की वैल्यू भी 10, तो 100 न्यूटन ये लग रहा होगा नीचे की ओर। ये बात क्लियर हुई। अब सेंटर ऑफ मास होगा कहां, ये पॉइंट होगा कहां एग्जैक्टली। जैसे मेरे पास मान लो ये इंक का डिब्बा है। अब ये इंक का डिब्बा कैसा क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है कि कुछ दूसरा शेप है, ठीक है। अब इसको मैं किसी एक पॉइंट से उठाना चाह रहा हूं सपोज, तो वो पॉइंट मैं कहां रखूंगा आप इमेजिन कर सकते हो ना कि आप सर इसके बीचों बीच सेंटर में रखेंगे। एक सिंगल पॉइंट से इस पूरे बॉक्स को मैं उठा सकता हूं, वही पॉइंट होगा जहां से हमारा सेंटर ऑफ वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG, वो पास होगा। तो ये जो पॉइंट है जहां पे पूरा वेट लगा हुआ मान सकते हैं, इसको बोलते हैं CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब आपको एक प्रश्न का जवाब मिला, मैग्नीट्यूड होता है m इंटू जी, डायरेक्शन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, डायरेक्शन कहां होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा याद रखना वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउन। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। ये तीन शब्द बोल देना तुम्हारा काम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड mg, डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां पे लगेगा तो बोल देना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इतने से काम तुम्हारा हो जाएगा। अब बताओ एक बात मुझे बताना, मान लो आप वेइंग मशीन में खड़े हो, ये वेइंग मशीन है, ठीक है, और यहां पे सपोज वो रीडिंग लेने वाला लगा रहता है ना, ऐसे ये रीडिंग लेने वाला लगा हुआ है, इसमें आप खड़े हो गए, ठीक है, ये खड़े हो गए आप, तो आपका वेट किधर लगेगा, अनम्यूट करके बताओ तो। इस हमारे सीजी में लगेगा, हमारे सीजी में, मान लो पेट के पास सीजी है, तो वेट लगेगा किधर वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे, ये वेट होगा नीचे की ओर m इंटू जी। तो जो मशीन है, मशीन किसको नापेगी, m इंटू जी को नापेगी। अरे बोलो जल्दी से, फिर मैं आगे चलूं फटाफट। यस मशीन किसे नापेगी, कोई नहीं बोल रहा यार, m इंटू जी को। हाँ तो थोड़ा अनम्यूट करके रखना और बोलते रहना, तो मुझे रियलाइज हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है। वेट नापा जाएगा m इंटू जी नीचे की ओर। अब ये पैर जो है हमारे, जो पैर रखे हैं मशीन के ऊपर, उस पे एक रिएक्शन फोर्स आता है, रिएक्शन। तो पैर हमारे जमीन में जो रखे हैं, तो जमीन हमारे ऊपर एक ऊपर की ओर फोर्स लगाती है, इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, और ये होता है न्यूटन थर्ड लॉ से। हमने अगर जमीन पे नीचे की ओर फोर्स लगा के रखा है कितना, m इंटू जी, तो यही फोर्स जमीन ने हमारे पैर में ऊपर की ओर लगा के रखा है। अगर ये रिएक्शन फोर्स अर्थ या फिर जिस भी प्लेस में आप बैठे हैं फिलहाल वो ना लगा पाए, तो आप नीचे की ओर गिर जाएंगे, ठीक है। तो कायदे से आपके ऊपर, अब मेरे वर्ड सुनना, आपके ऊपर
इस वेइंग मशीन ने एक ऊपर की ओर वर्टिकल फोर्स लगाया, ये ऊपर की ओर वर्टिकल फोर्स लगा, इसका नाम है रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स। और आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हैं, अगर वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो गए और रुक गए, इसका मतलब ये रिएक्शन फोर्स इस mg के बराबर है। और मशीन ने नापा इस रिएक्शन फोर्स को, मशीन ने नापा इस रिएक्शन फोर्स को, तो आपका वेट इस रिएक्शन फोर्स के बराबर है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम वर्ड आपने सुना होगा, जिसको बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स है तो रिएक्शन mg के बराबर है आपके ऊपर लगने वाला, सिस्टम आप है। तो रिएक्शन फोर्स नाप रहा है कौन? वेइंग मशीन। तो वेइंग मशीन की जो रीडिंग है वो रिएक्शन फोर्स की रीडिंग है। तो रिएक्शन फोर्स की रीडिंग क्या है? रीडिंग इन द वेइंग मशीन, जो आपको रीडिंग मिलेगी इन वेइंग मशीन। अब बात को बहुत गहराई से समझना, मैं पूरी की पूरी इस सिस्टम को, आपको और उस मशीन को पानी के अंदर ले गया। पानी के अंदर जैसे ही ले जाऊंगा तो आपने सुना है कि आपका भार थोड़ा कम हो जाता है, वेटलेसनेस महसूस होने लगता है, सुना है? पानी के अंदर फील भी किया होगा अगर स्विमिंग करा हो कभी, तो आपका वजन कम हो जाता है। यस सर। ठीक है, वो होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। आर्किमिडीज ने एक वर्ड कहा था, अगला चैप्टर यही था। आर्किमिडीज ने क्या कहा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में या किसी भी फ्लूइड में आती है गैस और लिक्विड्स, दोनों फ्लूइड है। जब भी किसी भी सॉलिड को हम किसी भी फ्लूइड में इमर्ज करते हैं, या तो कंप्लीट इमर्ज करें या फिर पार्शियल, या तो वो तैर रहा हो या तो कंप्लीटली इमर्ज हो जाए, तो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाता है वर्टिकली अपवर्ड। तो फ्लूइड उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर वर्टिकली अपवर्ड एक फोर्स लगाता है, इस फोर्स का नाम है बायनेंसी फोर्स। बायनेंसी फोर्स आपको पता चली, whenever a solid or anything is immersed in any fluid means solid or liquid or gas, so whenever anything is immersed completely or partially in any fluid apply force on that object, this force is called buoyancy force। अब जैसे ही फोर्स वर्ड आया तो मुझसे तीन बातें पूछोगे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तीन बातें, फोर्स कभी भी आ जाए तीन बातें जरूर तुम मुझसे पूछोगे। तो तीनों बात पूछोगे तो हम लोग आ गए बायनेंसी चैप्टर में, जो अगला चैप्टर है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन में दूंगा आपको, और अगली क्लास में फिर पावर और वर्क वाला, वर्क एनर्जी वगैरह का स्टार्टिंग चैप्टर है। अब मैं कुछ क्वेश्चन है तो पूछो फटाफट। एनी क्वेश्चन? आप लोग सुन रहे हो कि नहीं? मोबाइल रख के चले गए क्या? सुन रहे हैं। अच्छा, एक ही हो। आयुष, आराध्या, माही, संजना, हाँ आप थोड़ा रिप्लाई करो तो मुझे थोड़ा एंगेज में रहूं, नहीं तो अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा सन्नाटा छाया हुआ है, मैं इधर से बोल रहा हूँ। तो मैं फिर से बता रहा था, मैं ये कह रहा हूं कि इस वेइंग मशीन में जो आप खड़े हैं, आपका वेट नीचे लग रहा है, नीचे से ऊपर की ओर रिएक्शन लगा रहा है आपके ऊपर। मैं बार बार बोल रहा हूं, सिस्टम आप हैं, आपके ऊपर जो लगने वाले फोर्स हैं उन पर एनालिसिस की जा रही है। तो आपके ऊपर एक ऊपर से नीचे फोर्स लग रहा है, एक नीचे से ऊपर लग रहा है। वेइंग मशीन मेजर कर रही है रिएक्शन फोर्स को, आपके वेट उसके बराबर है। ये तो एक केस है जिसमें रिएक्शन फोर्स mg के बराबर है। अब मैं ये पूरे सिस्टम को पानी के अंदर ले गया, पानी के अंदर जैसे ही ले गया तो ये जो मीटर की रीडिंग है ये बढ़ेगी घटेगी कि सेम रहेगी, मुझे बताओ। सर घटेगी सर। क्या ये रीडिंग बढ़ेगी घटेगी सेम रहेगी? घटेगी सर, घटेगी। घटेगी। वेइंग मशीन मैं हम लोग पहले बता रहा था, यहाँ पे वेइंग मशीन वो बता रहा था सपोज 100, ठीक है। अब वो मैं यूनिट नहीं लिख रहा क्योंकि वेइंग मशीन जो होती है वो कैलिब्रेटेड होती है, वो आपको वेट नहीं बताती, मास बताती है, क्योंकि उसका कैलिब्रेशन रहता है।
उसका जो आउटपुट निकल के आता है वो किलोग्राम में कन्वर्ट होकर आता है, ऐसा उसमें सॉफ्टवेयर मान लो ऐसा कुछ सेट रहता है, इसको कैलिब्रेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये इंजीनियरिंग है, करना पड़ता है। तो मान लो रीडिंग थी 100, जब इसी सिस्टम को हमने सबमर्ज कर दिया वाटर को, सबमर्ज्ड इन वाटर, सबमर्ज्ड इन वाटर, जैसे ही पानी में डाला तो ये पूरा वेट जो रीडिंग इसकी कम हो जाएगी। रीडिंग वेइंग मशीन की रीडिंग आ गई मान लो 80, तो ये कम क्यों हुआ? आप कहोगे कि सर ये हमारे ऊपर, हम ये थे, हमारे ऊपर से नीचे वेट तो सेम का सेम टू सेम लगेगा, हमारे ऊपर जो वेट है दैट विल एक्ट सेम टू सेम, वेट सेम लगेगा, वो नहीं बदलेगा, वो mg ही लगेगा, क्योंकि ना तो मास बदल जाएगा और ना ही ग्रेविटी बदल जाएगी पानी आने से, mg सेम लगेगा। पर रिएक्शन ऊपर की ओर जो होगा वो बदल जाएगा। रिएक्शन जो होगा, पहले मान लो Rn1 था, अब हो जाएगा Rn2, जो कि कम होगा पहले वाले से, और इसी रिएक्शन को ही वेइंग मशीन नापती है, ये हमने अभी क्लियर किया आपसे। अब कहोगे कि सर एक और फोर्स आ जाएगा ऊपर की ओर, उसको बोलेंगे बॉयंसी फोर्स, FB stands for buoyancy force. So whenever something is immersed completely or partially in a fluid, ठीक है, that fluid offers an vertically upward force and that force is known as buoyancy force, ठीक है। तो buoyancy force में मैं एंटर कर चुका हूं यहीं से। तो चलो देखते हैं buoyancy के बारे में थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। आगे बढ़ें, ठीक है। देखो क्या है कि जब एक प्रॉपर रिप्लाई मिलता है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर आपको, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको सब समझ में आ रहा है, इसलिए आप कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहे, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन स्टडी होती है बेसिकली। वन वे कम्युनिकेशन में वन वे कम्युनिकेशन में थोड़ा सा क्या होता है कि टीचर को ऐसा लगता है कि मुझे, मैं समझा रहा हूं तो बढ़िया समझ में आ रहा है, बच्चा कई बार नहीं समझ रहा होता है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रिस्पॉन्स करके बताओ कि हाँ मेरे समझ में आ रहा है। अब मैं थोड़ा बॉयंसी की बात करूंगा, ठीक है। बॉयंसी क्या है? इट इज एन अपवर्ड, ऐसे लिख देता हूं, पूरी कहानी लिख देता हूं। whenever an object, n होगा कि a होगा, जो भी होगा, an object is immersed fully or partially in fluid। अब मैं फ्लूइड वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान देना, फ्लूइड में दोनों आते हैं, लिक्विड भी आता है, गैस भी आता है, लिक्विड भी आता है एंड गैस भी आता है फ्लूइड में। whenever object is immersed fully or partially in fluid, ऑब्जेक्ट में हो सकता है सॉलिड हो सकता है लिक्विड हो सकता है गैस हो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लिक्विड और गैस, फ्लूइड, ठीक है ना। फ्लूइड अप्लाई एन वर्टिकली अपवर्ड फोर्स। अब डायरेक्शन मैंने अभी बता दिया, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के पर एक फोर्स लगेगा वर्टिकली अपवर्ड। दिस फोर्स इज कॉल्ड buoyancy force, buoyancy force। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं हम लोग। डायरेक्शन पता चल गई इस फोर्स की, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, और मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अभी नहीं बताऊंगा, ये आपके सिलेबस से भी अभी हट चुका है क्लास 9th में फिलहाल, पर मैं एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, इन फ्यूचर आपके काम में आएगा। साथ में इसका एक प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में भी काम में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब हम लोग buoyancy फोर्स की बात कर रहे थे, तो ये लगता हमेशा वर्टिकली अपवर्ड है। अभी हमने एग्जांपल लिया था कि जब आप यहाँ पे खड़े थे
पानी के अंदर, तो आपके सिस्टम, आप पर एक वेट हमेशा नीचे लगेगा, उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, चाहे आप पानी में चले जाएं चाहे आग में चले जाएं। ठीक है, आपका जो रिएक्शन है इस फ्लोर में जहां भी आप खड़े थे, रिएक्शन चेंज हो जाएगा, आर एन की वैल्यू बदल जाएगी, प्लस इसमें एक ऊपर की ओर बॉयंसी फोर्स आ जाएगा, और इन दोनों ने बैलेंस करके रखा है, इसीलिए आप उस पर्टिकुलर लिक्विड या फ्लूइड में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में खड़े हैं। ठीक है, इन दो फोर्सेस की वजह से। इस फोर्स को बोलते हैं हम लोग बॉयंसी फोर्स। अब ये बॉयंसी फोर्स का डायरेक्शन तो हमें पता चला वर्टिकली अपवर्ड है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो ये याद रखना, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लाइन अगर याद रही तो तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम न रह जाएगी। वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब इमेजिन करो कि आप रेत में खड़े हो, रेत में चल रहे हो, तो आपके पैरों के पंजों के निशान रेत में बन जाएंगे, तो आपने कुछ रेत हटा दी होगी, इसीलिए तो पंजे के निशान बने। तो जितनी रेत आपने हटाई उसका कुछ वेट होगा, हटाई गई रेत का वेट, आपके पंजे का वेट नहीं, हटाई गई रेत का वेट। अब इमेजिन करो आप पानी में डूब रहे हो, पानी में तैर रहे हो, ठीक है, आपने पानी का कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा, उस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम को कुछ वेट होगा, उस वेट को निकालना है, वही बॉयंसी फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है रो जी वी। जहां पे रो होता है रो ऑफ लिक्विड, बहुत ध्यान से याद रखना, रो ऑफ फ्लूइड। कई बार रो में लिख देते हैं लोग बॉडी, नहीं, रो ऑफ फ्लूइड, जिसको हटाया गया, कौन हटा, पानी या फिर फ्लूइड। जी क्या है, ग्रेविटी, वी है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, DISPLACED, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। बस इतना याद रखना, क्वेश्चन अभी कुछ नहीं कराऊंगा बिकॉज टाइम भी कम है, एट द सेम टाइम सिलेबस में भी इस बार नहीं आ रहा। ठीक है, फिर जो लोग पढ़ेंगे इन फ्यूचर 11th में ये सब फिर मिलेगा, जिसका साइंस होगा, ठीक है, फिजिक्स जो लोग लेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग कर रहे हैं, तो हमें बॉयंसी फोर्स पता चल गया। अपथ्रस्ट फोर्स होता है, इसका डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होता है, और मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, रो ऑफ फ्लूइड जी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अब आपको एक बात और जाननी पड़ती, पर मैं बता नहीं रहा, वो है कहां पे लगता है ये फोर्स। तो सुन लो, जिनको समझ में आ जाए अच्छी बात, जिनको नहीं आए तो कोई तुम्हारा नुकसान नहीं हो गया। वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा तो कुछ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा। पानी, जब आप ऐसे पानी में तैर रहे हो तो कुछ पानी आपने हटाया होगा ना, तो कुछ वॉल्यूम होगा, वो हटाए गए वॉल्यूम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो उसका सीजी होगा उस पॉइंट पे लगता है। ठीक है, तो चलो, जिनको ये बात समझ में आ गई अच्छी बात, नहीं आई तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आगे चल के मिलेगी सारी चीज। इसको मिटा रहे हैं हम, हमारे पास अभी अराउंड 3-4 मिनट है। मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं फटाफट किसका, अगले चैप्टर का, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, वर्क डन क्या होता है, तो हम लोग इन जनरल जो काम करना मानते हैं, पढ़ाई करना हम काम करना मानते हैं, कि बैठ के हम पढ़ रहे थे, या फिर आप मटर छील रहे हो, या फिर आप खाना पका रहे हो, ये सब वर्क डन है। ठीक है, हमारे इन जनरल है, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में ये वर्क डन नहीं है, फिजिक्स की अलग ही एक वर्क डन है। फिजिक्स क्या कहता है कि मान लो कि एक, अब एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, मान लो एक टेबल था, बहुत ही स्मूथ टेबल था, इतना स्मूथ था कि इसमें फ्रिक्शन 0 था। एक स्मूथ टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक बहुत ही स्मूथ बॉक्स रखा हुआ है, इसका कुछ वेट होगा। ठीक है, इसका वेट किधर लगेगा, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, मैंने बताया, ये mg लग रहा है। इस वेट पर एक रिएक्शन भी आएगा ना, मैंने कहा सिस्टम हमारा कौन है, सिस्टम हमारा ये ब्लॉक है, ठीक है ना, जिसका मास m है। ठीक है, तो इस ब्लॉक पर इसकी जो सरफेस होगी नीचे जिस पे रखा है, वो ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स लगाएगी, तो ये आएगा रिएक्शन। अब मेरी बात को बहुत गहराई से सुनना, आपने इस ब्लॉक को इस सरफेस पे खिसकाया, खिसकाने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। मान लो आपने फोर्स लगाया F, इस F फोर्स के लगने की वजह से ये ब्लॉक यहां से खिसकते हुए यहां पे कहीं आ गया। ठीक है, अब जब ब्लॉक यहां से यहां डिस्प्लेस किया, आप इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट,
तो आपने मान लो कि कितनी डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, s डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, मान लो s डिस्टेंस इसका आगे बढ़ गया। तो अब आपने कराया है वर्क डन। अब वर्क डन आपने कराया, आप नहीं कराते, एक फिजिकल क्वांटिटी वर्क डन कराती है, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है फोर्स। तो वर्क डन हमेशा कराएगा फोर्स। तो यहाँ पे 3 फोर्स है, एक रिएक्शन है, एक mg है और एक f है। तो हमें वर्क डन कराने मतलब फोर्स कराएगा वर्क डन। तो ये वर्क डन होता क्या है, वर्क डन बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखना फिलहाल, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो फोर्स क्या होता है, जो वर्क कराता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा होगा। अब इसमें तुम बताओ, 3 लोग थे, रिएक्शन mg f, 3 फोर्स थे, इसमें किस वाले फोर्स ने डिस्प्लेस कराया? तुम बोलोगे इस वाले ने। तो इन दोनों ने डिस्प्लेसमेंट नहीं कराया, मतलब रिएक्शन की वजह से कोई वर्क डन नहीं हुआ, mg की वजह से कोई वर्क डन नहीं हुआ, केवल किसने वर्क डन कराया, फोर्स ने, क्योंकि इसी ने खींचा इस तरफ। अगर ये ना लगता तो ये दोनों इस ब्लॉक को यहां से यहां तक नहीं ला पाते। तो वर्क डन किसने कराया, इस फोर्स ने। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन का फोर्स वर्क डन कराता है, ये इंपॉर्टेंट हो गई। यहां पे हो गया वर्क डन बाई एफ, वो हो जाएगा एफ इंटू डी, सॉरी एस, एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाई mg, ये भी तो फोर्स है, वर्क डन बाई mg, तो आप बोलोगे सर mg तो है और डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में mg लग रहा है 0 है। क्या ये ब्लॉक ऊपर से नीचे गया है या फिर नीचे से ऊपर गया है? नहीं। इसलिए इस mg की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए इसका 0। तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट का है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आप पूछोगे क्या इस रिएक्शन फोर्स ने वर्क डन कराया? ये भी 0 कराएगा, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने कर दिया है, इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस लूंगा अगली क्लास में और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और हाँ, एक और बात बता दूं, पिछले क्लास में एक जगह हम लोग फंस गए थे। उसमें हुआ क्या था, अब इमेजिन करो 1 मिनट लगेगा, ठीक है। आप ऊपर से एक बॉल फेंक रहे हो नीचे की ओर, उसको कुछ समय लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में। अब नीचे से एक ऊपर आप बॉल फेंक रहे हो, उसको कुछ समय लगेगा एक पर्टिकुलर हाइट के बाद नीचे लौटने में। अब मान लो जब ऊपर से एक बॉल फेंका आपने, बहुत ऊंचाई से फेंका, बहुत ऊंचाई से, और नीचे वाली जो बॉल को ऊपर की ओर फेंका, तो इतना फेंका तो यहां जाके वो लौट आई, इतनी डिस्टेंस में जाके वो लौट आई। मान लो यहां से फेंका और इतने में जाके लौट आई। और जो दूसरी बॉल थी आपने बहुत हाइट से फेंका, तो क्या ये आपस में कभी मिलेंगे? ये पहले ग्राउंड में आ जाएगी, वो बहुत देर बाद नीचे आएगी, तो ये आपस में नहीं मिलेंगे। तो पिछले केस में हमने जो वेलोसिटी ले ली थी 5 मीटर पर सेकंड, इस वजह से हुआ क्या था कि जो नीचे से ऊपर बॉल फेंकी गई थी वो ऊपर से नीचे वाले से मिल ही नहीं रही थी कहीं, इसलिए मैथमेटिक्स एरर दे रहा था, ठीक है। इसलिए जब 25 कर दिया था तो आंसर आ गया था, ठीक है। सो आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। टेक द स्क्रीनशॉट और आपकी अगली क्लास स्टार्ट हो रही होगी तो आप उसमें जाइए। Thank you, sir. ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ Thank you, sir. यू।